कि हाँ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। होता क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, मान लो कि ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है, तुम लोगों ने रटा हुआ है, ये एल है और ये बी है, ठीक है। तो कर दे तो एल को बी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करते क्या हो, याद है जब हम एरिया ऑफ 4 वॉल से निकाल रहे थे तो उसमें क्या करते थे, नीचे का लेंथ लेते थे और फिर हाइट मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है ना, करते थे ऐसा। दैट मीन्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना हो तो हमको बहुत सिंपल सा है कि लेंथ ऑफ बेस, जो भी बेस दिया हुआ है, जब मैं सीधा लिख देता हूँ उतना क्या समझने की हाइट है, समझ जाओगे तुम लोग कि बेस को अगर तुम हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बेस को अगर हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा एरिया निकल जाएगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल तो एक सरफेस है, तो सरफेस, किसी भी सरफेस का अगर तुमको एरिया निकालना है तो उसका बेस का लेंथ ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके हाइट से, ठीक है। अब मान लो कि मैं कुछ भी तुमको कैसा भी शेप दूं, कैसा भी शेप दें, कि मान लो कि मैं उल्टा पुल्टा शेप देता हूँ, मैं बताता हूँ सुनो। मान लो कि मैंने ऐसा शेप दे दिया, ऐसा शेप दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसका बहुत सारा हाइट दे दिया, इसको दे दिया 5, ये भी 5, ये 8 और ये भी 8 है। मान लो कि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। ये स्पेशली होता है पैरेललोग्राम के साथ, सबके साथ होता है, मैं बताता हूँ किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मैंने। अब मान लो कि तुमको इसका एग्जैक्ट हाइट नहीं पता है, ये हाइट नहीं हुआ। हाइट क्या होता है कि किसी वो स्ट्रेट वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस सामने वाले करो। जैसे इसका अगर तुम ध्यान से निकालोगे तो देखो ऐसे निकलेगा, है ना, ठीक है, और ये निकलेगा हमको हाइट। तो अगर हमको इसका बेस पता है दैट इज 5, ठीक है, बेस है 5 और उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दो ना तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकल जाएगा। ये एक लॉजिक है किसी भी इसका क्वाड्रिलेटरल का निकालने का तरीका। यही काम तो उसमें भी करते, ट्रेपीजियम का याद है, ट्रेपीजियम का क्या होता था कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दम, ठीक है। तो वहां पे मैं बताऊंगा लॉजिक क्या है। ये देखो सबसे पहले, क्योंकि वो शेप, लेकिन पैरेललोग्राम में स्पेशली मैं इस चीज़ को लिख लो कि एरिया ऑफ, यहाँ पे पैरेललोग्राम डाल लो क्योंकि ट्रेपीजियम में याद हो जाए, एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम। ज़्यादातर हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम ही है, बस एक ट्रेपीजियम को छोड़ करके, ठीक है। तो ट्रेपीजियम एक स्पेशल केस है, उसमें भी कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा, उसमें बस हाफ करना होता है, मैं बताऊंगा क्यों करना होता है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर पैरेललोग्राम का अगर तुमको एरिया निकालना है तो उसका बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन थे, मान लो कि एक रेक्टेंगल था तो मैंने बोला 8, इसकी हाइट है 5, तो तुमने बोला इसकी एरिया हो गया 40। तुमने बोला ये स्क्वायर है, तो मान लो ये 5 है तो ये 5 है, तुमने बोला ये रहा बेस, ये रहा हाइट, ये रहा 25, ठीक है। मान लो इसका मैं कुछ भी दे दूँ, यहाँ मान लो मैंने दे दिया 3 दे दिया, 3 तो कम हो जाएगा यार, कुछ ऐसे करके निकालना सही रहेगा। रुको मैं बताता हूँ क्या निकालना। मान लो कि ये 2 रहे, यहाँ पे मान लो ये 2 पॉइंट पे मिला है, ये टोटल 5 है, यहाँ पे 2 पे मिला है, तो इसका एरिया निकल जाएगा, एच निकल जाएगा, और एच निकाल के हम बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो इसका एच कितना निकलेगा, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 4, है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 60, तो h की वैल्यू आ जाएगी √60, ठीक है, बाद में ये देखेंगे। अब इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो हमको पता है एरिया ऑफ बेस, तो एरिया क्या है, बेस का लेंथ दैट इज 5, ये टोटल बेस है, बेस होता है जिस पर वो फिगर खड़ा है, ठीक है, ये बेस हो गया 5 और उसके बाद हमारा ये आया था इंटू √60, हाँ, तो ये हो गया 5√60। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया तुम निकाल सकते हो, तुम्हारे पास 3 फिगर है। क्या नहीं समझ में आया, ऐसा क्या लिखवा दिए। देखो मैं ये कह रहा हूं ना, पैरेललोग्राम का अच्छे से पता,
पैरेललोग्राम ठीक से समझ में आया कि पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम के बारे में 2 लाइन बताओ मुझे, तब हम आगे तुम्हें बताएंगे। बोलो, याद ही नहीं है? हाँ, अरे अरे क्या है? हाँ, तो किसी भी पैरेललोग्राम का, ये हम पैरेललोग्राम पे ज़्यादा फोकस, अभी तुमको पैरेललोग्राम के सारे कंडीशन बताते हैं, और पैरेललोग्राम का कंडीशन सब पे अप्लाई होगा। 3 सब पे मतलब 3 इसके जो फैमिली मेंबर है। एक इस फैमिली वाले ने जो भी रूल बनाया है, मान लो कि होता है ना, जो हिंदू फैमिली में है तो उसके सारे मेंबर्स वो रूल को फॉलो करते हैं ना, उसी तरह पैरेललोग्राम के अंदर 3 मेंबर हैं बेचारे के। एक है हमारा रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर, और तीसरा है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये तीनों इसके फैमिली मेंबर हैं। तो जो भी चीज़ पैरेललोग्राम पर एप्लीकेबल है वो इन तीनों फैमिली मेंबर को मानना पड़ेगा, समझे? तो अब इसके लिए अलग अलग रटने से अच्छा है कि एक बार समझो कि क्या कह रहा है। तो समझो कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल, 2 डायगोनल होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में भी 2 डायगोनल होंगे, वो दोनों डायगोनल का तुम जब स्क्वायर करोगे इक्वल्स टू उनके साइड्स का स्क्वायर करके जो सम करके फिर डबल करोगे तो वो इक्वल आना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ लिए, यहाँ पे 5 आया, अब रेक्टेंगल का डायगोनल इधर से निकालेंगे तो भी ये 5 ही आएगा, है कि नहीं? तो 5 का स्क्वायर करते हैं, अब हम प्रूफ करके देखते हैं। तो d1 कितना है? 5 का स्क्वायर, प्लस d2 कितना है? 5 का स्क्वायर, इक्वल्स टू ट्वाइस लेंगे, लेंथ और ब्रेथ कितना है? लेंथ था तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो तो इक्वल है, दोनों आराम से इक्वल होंगे। देखो, हाँ या ना बोलो। हाँ, तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना हो तो हम उसका बेस इंटू हाइट करेंगे। अब तक हम ये सीखे, और हम ये भी सीखे कि पैरेललोग्राम का डायगोनल का जो ये वाला तरीका है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये इजी है। अब ये स्क्वायर रहेगा तो भी इस पे एप्लीकेबल है, रेक्टेंगल है तो भी इस पे एप्लीकेबल है, रोम्बस है तो भी एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि ये तीनों पैरेललोग्राम के मेंबर्स फैमिली का मेंबर है। ठीक है, बहुत इजी बात है। इसी तरह अगर रोम्बस में भी दे दे तो बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मान लो कि रोम्बस भी देते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम तुमको प्रूफ करके दिखाए, 50 इक्वल्स टू 50 आया होगा, ठीक है ना? ये बात सीख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब पेरीमीटर तो निकालना जानते ही हैं, दोनों साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के ऑपोजिट वाले, और तो आराम से इसका हम निकाल लिए, ठीक है? और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो तरीका है ही पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का, एक और तरीका है एरिया निकालने का, बहुत इजी है। क्या क्या चीज़ डेटा हम लोग को पता होता है एक इसमें, मान लो कोई भी पैरेललोग्राम है उसका एरिया निकालते हैं। मान लो कि ये रेक्टेंगल है, तो अभी मैंने लिया था 3, 4 और 5, ये आया था हमारा 5। तो इसमें और कोई डेटा तो होगा नहीं, 3 ही साइड हो, यही 3 चीज़ हो सकता है, या तो एक लेंथ एक साइड दिया होगा, दूसरा का दिया होगा, तीसरा का दिया होगा। अगर हमको ये तीनों चीज़ें पता हो और ये बोले कि हम आप ना वो निकालिए, क्या नाम है, एरिया निकालिए, तो बहुत इजी फॉर्मूला है। तब अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हमको पता होगा। तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2√, और अंडर रूट होते ही याद रखना बहुत सारा ज़्यादातर फॉर्मूला हो जाता है s, और तुम्हारे पास क्या क्या है? एक है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस d। ये तीनों चीज़ों का यूज़ करो। अब तुम बताओ नॉर्मली इसका कितना आया एरिया? 3 और 4 12, ठीक है? अब इस वाले फॉर्मूला से निकालो तो भी 12 ही आएगा। करके देखो, ये हमारा 5 था ना, प्रूफ किया था आपने, अभी 5 है, तो इसको इस वाले फॉर्मूला पे रख के देखो तो तुमको समझ में आएगा। याद रखना a और b हमारा साइड्स है और d हमारा डायगोनल है। तो ये पैरेललोग्राम, और ये सब पर फोकस कर, सब पर होगा, ऐसा नहीं कि एक पर मैच होगा, ठीक है? तो डायगोनल्स जो है क्या कहते हैं, तो अगर हमको डायगोनल पता हो पैरेललोग्राम का तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा? निकालो। ट्वेल्व आया ना, देखो प्रूफ हो गया अभी अभी
तो इसका एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है, एस हर जगह सेमी पेरीमीटर ही होता है। सेमी पेरीमीटर कितना निकालोगे, देखते कितना आया सेमी पेरीमीटर, हाँ 6 आया। अरे 6 क्यों आएगा, 3 4 7 5 बार, हाँ ठीक है 6 आएगा। याद रखना इसका सेमी पेरीमीटर निकालने का बहुत सिंपल है, ए जो ले रहे हैं यही होता है ना, ये और ये सबको ऐड करते हैं, हाँ हाँ डी, हाँ बाय 2, ये करना है भावना, ठीक है। इसके अंदर वाला जो है ना वो सबको ऐड करना होता है। याद है मीडियंस वाले में भी हम कैसे निकालते थे, सेमी मीडियंस निकालते थे, और क्या कहते हैं साइड्स वाला जो होता था, ट्रायंगल वाला भी करते थे ना, स्केलिन ट्रायंगल के लिए निकालते थे तो क्या निकालते थे, तीनों साइड से जिसका जो माइनस कर रहे होते हैं ना उसी का तो लिखते हैं। तो a प्लस बी प्लस यहाँ पे डी भी माइनस कर रहे हैं, हाँ आ गया था इत्तेफाक से, अच्छा 6 आ गया था, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा आया था, ठीक है बहुत अच्छी बात है। और फिर इसको डालोगे ना तो एग्जैक्टली आएगा तुम्हारा 12 का आंसर, ठीक है। तो क्या क्या सीखे, पैरेललोग्राम का एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो उसका बेस से हाइट पर, लेकिन हाइट पता होना चाहिए ना कि हाइट, याद रखना ये हाइट नहीं है हर जगह। मान लो कि फिगर ऐसे बना हुआ है, ये फिगर है, मान लो ऐसा फिगर है, तुमको दे रखा है ये 8 ये 5, ये 8 ये 5। अब इसका मतलब कोई बिल्कुल भी ना समझे कि बेस 8 है और हाइट 5 है, हाइट 5 नहीं है ना, हाइट तो टेढ़ी है, थोड़ा सा सीधा करके लाना पड़ता है, समझे। तो ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको, अगर, क्योंकि ये काम हम लोगों को उसमें नहीं करना पड़ता था स्क्वायर रेक्टेंगल वाले में। क्यों नहीं करना पड़ता था, क्योंकि एग्जैक्ट ये बेस होता था और इस पर ही ये परपेंडिकुलर मिल जाता था, है ना, तो यही हो जाता था हाइट। यही काम स्क्वायर में भी नहीं करना पड़ता था। ऐसे समझ समझ के पढ़ोगे तो चीज़ें और समझदारी से सीखोगे, ठीक है ना, बोलने की बात नहीं है, अपनी समझदारी बढ़ाओ, ठीक है। डिवाइड बाय 11 कर देने से हर आंसर नहीं आएंगे। तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस में याद रखना 3 चीज़ें हैं। तो बोल बस इतना याद रख लिया ना तुम पैरेललोग्राम में तो बहुत हो गया, ठीक है। अब एक हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को तो पढ़ लिया है, बस अब लास्ट हम रोम्बस को पढ़ लेंगे। तो याद रखना पैरेललोग्राम में 3 चीज़ें याद रखना, पैरेललोग्राम का तो अपना नाम पता ठिकाना याद रखना ही है, उसका ये रखना, फिर एरिया निकालने का तरीका ये भी है, और क्या है, और ये वाला चीज़ याद रखना कि डायगोनल का स्क्वायर्स करेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि तुमसे कुछ ये दोनों दे दे तो इसको खोजना पूछे या पूछते, कुछ भी पूछ सकता है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ भी सकता है, तो इसलिए अपना तैयार रहना, ये 3 चीज़ें याद रखने के लिए। मेंसुरेशन में ज़्यादा याद नहीं रखना होता, यही सबसे अच्छी बात है, बस थोड़ा मोड़ा सीखे। ज्योमेट्री में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, याद भी कि समझ के लगातार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है सीखना रोम्बस। रोम्बस को स्पेशली हम अच्छे से सीखते हैं, मुझे उम्मीद है कि रोम्बस को अब अच्छे से पहचान गए हैं, ठीक है। पीएम बताओ रोम्बस का मतलब क्या होता है, कल भी समझाए थे। देखो रोम्बस कुछ नहीं है, ये पतंग है ना, मान लो पतंग ये भी रोम्बस है। अब रोम्बस देखो ध्यान से, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर है, और रोम्बस की सबसे अच्छी बात है कि सारा साइड बराबर है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो, है ना। ये तो पहले तो ये रोम्बस बन गया, उसके बाद रोम्बस की सबसे अच्छी बात क्वालिटी ये है कि सारा साइड इक्वल है। तो लिख सकते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तुम लोग यही कंफ्यूज हो जाओगे, तो रोम्बस का याद रखना ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल्सो ऑल साइड्स आर पैरेलल। ये तो हो ही गया क्योंकि ये पैरेललोग्राम का है, तो ऑल साइड्स आर पैरेलल तो रहेगा ही, ये चीज़ कंफ्यूज मत होना। तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है, ओके। दूसरा रोम्बस एक स्क्वायर, स्क्वायर जिसका स्क्वायर भी सारा साइड इक्वल होता है ना, ये कंडीशन तो स्क्वायर का भी है, ये भी कंडीशन स्क्वायर का भी है, तो फिर स्क्वायर से ये कैसे अलग है। तो स्क्वायर में सारा एंगल 90 डिग्री फिक्स होता है, लेकिन एक रोम्बस में सारा एंगल 90 डिग्री फिक्स नहीं है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी
इज इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिक्स नहीं है, इट नॉट फिक्स्ड, लिख लो अच्छे से। 90 डिग्री है तो वो तो रोम्बस की, देखो स्क्वायर में रोम्बस की सारी क्वालिटी है, लेकिन रोम्बस में स्क्वायर की सारी क्वालिटी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल ही बदल जा रहा है। बात समझ में आया? लेकिन रोम्बस की एक और अच्छी बात है कि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। हाँ, ये स्क्वायर के साथ मैच कर गया, स्क्वायर का भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका भी। तो लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये अच्छी बात है। ये सारे पैरेललोग्राम पे फोकस सेम है। तो पैरेललोग्राम का एक चीज और अच्छी बात हो गया ना कि इन एनी पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हाँ या ना? कि अगर मैं ये तुमको एक ऑप्शन दे दे कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि इन एनी पैरेललोग्राम opposite angles are always equal। बोलो ये बात सही है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ। पीएम बताओ। ट्रू क्यों होगा? किसका 90 90 90 होता है? तुम मुझे कहानी ये मत सुनाओ, मैंने तुम्हें रोम्बस में बोल दिया कि अरे पैरेललोग्राम में 3 फिगर बताए, बेचारा रोम्बस में भी यही चीज हो रहा है। तो इस बात से हम समझ में आ गया ना कि देखो रेक्टेंगल का क्या होता था, मैं बताऊं, सुनो मेरी बात। रेक्टेंगल ए बी सी डी, यहाँ भी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ 90। बताओ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी मिला और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी मिला। हाँ, और यही काम स्क्वायर में भी होता है, ये काम स्क्वायर में भी होता है। ए बी सी डी, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो कुल मिला के ये भी तो है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और रोम्बस में भी वही है। तो कुल मिला के इन एनी पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये बात ट्रू है। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ नहीं, हाँ नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री है, इसीलिए तो उसको अलग से बेचारा को बनाना पड़ गया ना। कुछ ऐसे फिगर्स भी हो गए जिसको मैं देखा कि सर चारों साइड इक्वल तो हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं। अगर 90 डिग्री होता तो आराम से बना देता वो। बोलो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो तुम लोग। हाँ, अभी हम क्या बोले, ये किसी भी पैरेललोग्राम का क्या कहते हैं, डायगोनल D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 डायगोनल होंगे, काट इधर उधर करके 2, इक्वल्स टू क्या होता है उसके साइड्स का 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो रोम्बस की सबसे अच्छी बात क्या है कि उसके चारों साइड इक्वल है, तो सबको मैं ए कर देता हूँ। बोलो, तो अब मुझे पता चला कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और b भी कितना है a स्क्वायर। हाँ, इस पे हमें क्या पता चला कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर कुछ और नहीं, कितना होगा 4a स्क्वायर। अब ये स्पेशली याद रखो या तुमको ये याद रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ये याद नहीं भी है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको बेसिक चीज़ याद है कि किसी भी दो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को स्क्वायर करिए, फिर ऐड कर दीजिए और फिर इंटू 2 टाइम्स कर दीजिए, उसके एक साइड का स्क्वायर करके दूसरे साइड का स्क्वायर करके जोड़ करके हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया है। तो अब पैरेललोग्राम में ये ये रोम्बस में ये स्पेशल हो गया। वो बताए थे ना हम, कैसे तुमको रेक्टेंगल और स्क्वायर को मैच करके बताया कि कैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस एक ही फर्क है कि लेंथ ब्रेथ यहाँ रेक्टेंगल में अलग अलग है, स्क्वायर में सेम है, बस डाल दो सब कुछ। तो अगर अलग से स्क्वायर की चीज़ें याद रखने से अच्छा है तो रोम्बस का तुमको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको ये चीज़ याद है। ठीक है,
हाँ, ये बात समझ में आ गया। अब अगर तुमसे मान लो कि ये डेटा तुमको पता है, इस डेटा से एक और डेटा पता कर सकते हैं। क्या डेटा पता कर सकते हैं? ए हमारा यहाँ पे क्या था, लेंथ ऑफ द साइड। तो अगर मुझे ए पता करना हो तो मैं हाउ कैन आई फाइंड ए, तो ए विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से करो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दैट मीन्स ए की वैल्यू कुछ नहीं, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो मैंने गलत डायरेक्ट लिख दिया, अगर समझ आया तो ठीक, नहीं तो बोलो मैं समझाऊंगा इस बात। इसको सॉल्व करो और देखो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो इस बात से एक और पता चल गया कि अगर हमको रोम्बस का साइड जानना हो तो हम आराम से क्या पता कर सकते हैं, अगर हमको डायगोनल दिया हुआ है तो रोम्बस का साइड भी हम पता कर सकते हैं। लिखो। क्या, बोलो बोलो। क्योंकि जब इधर 4 करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो सारा अंडर रूट होगा ना। गुड क्वेश्चन, सम पीपल आस्क वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ठीक है, डिवाइड बाय 4 करते हैं। नहीं लिखना पड़ेगा, अब हम समझ रहे हैं। इसको d1 प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, बोलो। तो क्या क्या सीख लिए? अब देखो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक रोम्बस का सारा साइड इक्वल है, सारा साइड पैरेलल है। ये बात भी क्या कहते हैं, ऑल साइड्स आर पैरेलल, मतलब यहाँ ज़्यादा बेटर होगा कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल लिख लो, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल होने के लिए तो इतना तो कॉमन सेंस है ही। अब सवाल उठता है कि ये सारा स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर में क्यों डिफरेंट है, ये भी पता चल गया। ये चीज़ हर पैरेललोग्राम के साथ लागू होगी, तो ये हर चीज़ उसके मेंबर के साथ भी लागू होगी। और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं कहीं, अगर हमें डायगोनल दिया हुआ है तो ये फार्मूला याद रखेंगे, ये फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ये वहाँ पे देखेंगे। मान लो कि 2 डायगोनल दे रखा है और बाप बोल दिया रोम्बस है, और आप बताइए साइड निकालना है, तो साइड निकाल लिए, पता चला हकबका गए कि क्या करें, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बोलो। और अगर मैं रोम्बस का पेरीमीटर पूछूं तो हैं, हाँ 4a, वेरी गुड। अब जब अगर हम तुम लोगों को कभी भी डायगोनल का पता हो ना, एरिया, ये क्या कहते हैं, रोम्बस का डायगोनल पता हो, तो हम एक और काम कर सकते हैं कि उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो बहुत जगह ये बात लिखी रहती है कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, अगर डायगोनल पता हो तो, ठीक है, अगर मान लो दोनों डायगोनल पता हो तो उससे हम साइड भी खोज सकते हैं, और अगर हमको नहीं वो मतलब वो हो तो हम कर सकते हैं हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। तो अगर हमको डायगोनल पता हो तो जनरली ये सब फार्मूला बहुत यूजेबल है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो दोनों डायगोनल पता हो तो हाफ d1 d2 कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जो शिवानी बोल रही थी कि डायगोनल ये होंगे, ए ऑपोजिट वाले वर्टेक्स में मैच करेंगे, ये होंगे, ये सब हमेशा 90 डिग्री पर मैच करता है। और ये सब के साथ पैरेललोग्राम के किसी भी क्या कहते हैं, सारे फिगर के साथ था ना, स्क्वायर वाले में भी यही हो रहा था और रेक्टेंगल वाले में भी यही हो रहा था। क्या शिवानी, सही बात है ना? हाँ, तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसमें कोई खास स्पेशल बात है नहीं, सबके साथ हो रहा है, तो बस इतना ध्यान रखना। तो एरिया जो है रोम्बस का ये हमको पता चल गया। उसके बाद हमने d1 डायगोनल हमें पता रहेगा स्पेशली, तो किसी भी फिगर का हम कर सकते हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, find the square of area of a square if diagonal equals to 25। रूट में आए तो कोई बात नहीं, किसी तरह निकालो। Find the area of a square whose diagonal is 25।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और यही काम रोम्बस में भी होता है। रोम्बस में बस अलग अलग डायगोनल देना पड़ेगा क्योंकि उनके डायगोनल्स जो है डिफरेंट होते। कहाँ ये बात मैंने बोला है क्या? कहाँ गया? अरे ये तो बोला है होगा ना मैंने, कहा कि ये रोम्बस का डायगोनल्स डिफरेंट होता है। ये नहीं लिखा D1 D2 का मतलब ये अलग अलग है कहीं मैंने, हाँ कहीं तो ये बात तो बहुत पहले भी बोला है कि इसको D1 D2 अलग अलग है तभी तो, बाकी सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल सेम होता है और वो हमने प्रूफ भी किया था, लेकिन इस रेक्टेंगल रोम्बस का डायगोनल अलग अलग होता है। चलो एक रोम्बस भी बना के देखते हैं और फिर इसका एरिया निकाल के खोजते हैं। ये रहा रोम्बस हमारा, ठीक है। अब इसका हम दे देते हैं डायगोनल, दे देते हैं तुमको। D1 की वैल्यू हो गया मान लो 8 और D2 की वैल्यू हो गया 16। तो बताओ तो एरिया कितना आया? एरिया बोले हैं खोजने, तो एरिया, हाँ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 D2। हाँ तो 1/2 इंटू दोनों डायगोनल पता है ना 8 और 16, तो इसमें 64, ठीक है। हाँ अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका साइड बताओ, फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस, फाइंड साइड ऑफ द रोम्बस, देन हाउ विल यू फाइंड आउट? ठीक है, तो साइड अगर हमको पता करना हो तो हमको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? ये अभी तो प्रूफ किए थे ना, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। अब मैं अभी तो फिलहाल याद रहेगा, नहीं याद रहा तो फिर वो वाला दिमाग तो है ही मेरे पास, ठीक है। तो आराम से हो गया, ये हो गया 64, दूसरा वाला इसका स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, और इसका 16 का स्क्वायर किए तो 256, क्या बोल रहे 120, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। ऐड करो इसको 320, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। इसको काटोगे तो यहाँ से A की वैल्यू √80 आएगी। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना है। √80 कितना लिख सकते हैं? अरे 4√5 नहीं आ रहा है क्या सब लोगों का? क्या तुम लोगों का ये नहीं आ रहा है इतना सिंपल सा सवाल का जवाब? हाँ आ रहा है तो फिर तुम लोग हाँ ना बोलो। हाँ वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोगों को ये बात पता चल गया कि किसी भी क्या नाम है पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, ये तो क्या कहते हैं पैरेललोग्राम का हो गया। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का बहुत सारा तरीका बताया, उसमें भी रोम्बस वोम्बस का भी सब सीख लिए। सबको अलग अलग अच्छे से नोट्स बना लेना, काम आएगा। अब हम पैरेललोग्राम से मूव करेंगे थोड़ा सा ट्रेपीजियम की तरफ। तो ट्रेपीजियम जो बिल्कुल अलग मेंबर है, बहिष्कार हो चुका है उसका किसी कारण की वजह से, क्योंकि उसने पैरेललोग्राम के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो उसको फैमिली से निकाल दिया गया है ना। क्वाड्रिलेटरल को हम बताए थे दो में, एक में था पैरेललोग्राम और दूसरा था ट्रेपीजियम। इसका दिक्कत हो गया था। पैरेललोग्राम के अंदर हमने सबको पढ़ा, रेक्टेंगल को पढ़ा, स्क्वायर को पढ़ा और रोम्बस को पढ़ा, लेकिन अब हम इसको अलग पढ़ेंगे ट्रेपीजियम को, क्योंकि ये वो सारा रूल रेगुलेशन ट्रेपीजियम जो है फॉलो नहीं करता है। तो लिखो ट्रेपीजियम। कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अगर दोनों साइड होंगे तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, समझे? तो ये रहा हमारे पास ट्रेपीजियम। मान लो कि ये 5 है
5 क्या, चलो ये सब अलग अलग साइड है, ये ए लेंथ का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा होगा अगर तुम लोग अंधे नहीं हो तो। हाँ तो दिख रहा होगा, तो लिखो इन ट्रेपीजियम एनी टू साइड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो बस अगर दोनों हो गया तो फिर वो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में चला जाएगा। बस इतना ही है कि अगर एक ही ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो, है ना, तो भैया ट्रेपीजियम के उसका बहिष्कार हो जाएगा पैरेललोग्राम से और वो ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो ट्रेपीजियम का अगर हम तुमको बोले पेरीमीटर खोजने तो क्या निकालोगे? अरे इसका पेरीमीटर खोजने बोले हैं और कुछ नहीं बोले हैं। हाँ डी। पेरीमीटर में क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? पेरीमीटर तो फटाक से कम बोल दो, एरिया में हम समझ सकते हैं। अब देखो एरिया में बचपन से इसी चीज़ को रटते आए हैं। अब एरिया से रिलेटेड एक और बात बोलना था कि इस चीज़ को बताने से पहले एक और चीज़ बताते। पैरेललोग्राम का तो मैंने तुमको स्पेशल केस बताया। एक्चुअली क्या होता है ना, नॉर्मल रूल होता है, अब क्या वो बात मैं बताऊं या ना बताऊं, छोड़ो क्या बताना मैं, लेकिन बता देते हैं। अच्छा देखो, एक्चुअली जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल, वो कोई भी 4 साइडेड फिगर होता है ना, तो किसी भी 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल फिगर का अगर हमको एरिया निकालना है, अब देखो इसको वेरीफाई भी कर देंगे सारा फिगर पे निकाल के, तो पता है क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एनी डायगोनल, ठीक है, एनी वन डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल आप ले लीजिए, ठीक है, एनी वन डायगोनल, ठीक है, वन डायगोनल, ठीक है, इनटू, उसके बाद तुम्हारे पास क्या क्या बचेगा, जो सम ऑफ दी क्या है, परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ऑपोजिट साइड। अरे यार ये समझाना पड़ जाएगा मुझे। सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड। अब ये हमको लगता है लेंदी है, लेकिन बस समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस अब करने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ होता क्या है कि मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हमको पता है कि एक डायगोनल हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये क्या, कितने ट्रायंगल बन गए? 2 ट्रायंगल, ठीक है, 2 ट्रायंगल मान लो कि मैंने बना दिया। ए, समझने के लिए समझो, बाकी अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी 2 ट्रायंगल है। अगर मैं ट्रायंगल का अपना अपना एरिया निकाल दूं तो, और फिर ऐड कर दो, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अब मान लो कि इससे हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाइट चाहिए ना मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, मान लो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मुझे बताओ हाफ, बेस क्या है? बेस यही है ए सी, और हाइट मान लो इसका हम h1 रख देते हैं, ठीक है, h1, और उसी तरह इस वाले भी ट्रायंगल का रख देते हैं, तो उसका भी हो जाएगा हाफ इंटू, हाँ, हाफ इंटू ए सी इंटू h2। अब तुम सबको, अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू ए सी प्लस इंटू h2 प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू h1। यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे, हाफ कॉमन आएगा, ए सी कॉमन आएगा और h1 प्लस h2 आएगा, हाँ या ना? अब तुम ध्यान से देखो, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया है वो क्या फॉर्मूला लिखवाया है? हाफ, ये क्या है, डायगोनल, ए सी डायगोनल है, हाँ, और सम ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड, टू ऑपोजिट साइड्स नहीं, मतलब फ्रॉम, अरे सम ऑफ परपेंडिकुलर टू, रुको कुछ कैसे लिखूं इसको, सम ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे अच्छे से लिख देता हूं, टू डायगोनल, डायगोनल फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स, तब अच्छे से होगा, फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स, हो गया ना। सम ऑफ द डायगोनल, ये सम ऑफ द परपेंडिकुलर, ये h2 है, ये h1 है, इन दोनों का ऐड किए
और फिर ऑपोजिट वर्टेक्स से, ऑपोजिट वर्टेक्स है ना ये, और ये ऑपोजिट वर्टेक्स है, तो इसको ऐड कर दीजिए। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल पे चलेगा, लेकिन हम तुमको अलग अलग इतना बता दिए कि हमको नहीं लगता तुमको इसको यूज करने की कभी जरूरत पड़ जाएगी। पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दिए कि कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिगर ही ऐसा दे दिया, H1 H2 दे दिया है और डायगोनल दे दिया है, तो अब कैसे खोजोगे? तो इसमें देखो हमको क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हमको डायगोनल पता हो और उनका हाइट ये वाला H1 और H2 पता हो, तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हमको डायगोनल पर हाइट पता हो तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये ठीक है, जानने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आ गया तो अच्छी बात है ना, एग्जाम में भी आ भी सकता है, क्या दिक्कत है कि हमको सिर्फ एक डायगोनल दे दिया और बोल दिया कि ये वाला है कि सम ऑफ परपेंडिकुलर टू अपोजिट वर्टेक्स ये रहा, अब निकालो एरिया। तो ज्ञान अच्छी बात है, तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए चलेगा। अब तुम प्रूफ करके खुद देख सकते हो, तुमको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको H1 और H2 निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये तुम बताना नहीं था, हमको लगा चलो, लेकिन फिर भी अगर ट्रेपीजियम में मत डाल देना इसको। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल में है, तो एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हाफ इनटू कोई एक डायगोनल ले लो और सम ऑफ द, हम बोलते, अब देखो कोई भी एनी, हम क्या बोले, एनी वन डायगोनल। एनी वन डायगोनल मतलब उसी को बेस बनाना है, समझ गए ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हाँ, कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि H1 यहाँ से कैलकुलेट किए H1 और पता चला कि इसको इधर से करके ये मतलब यही वाला डायगोनल आगे जाएगा, मान लो गया ऐसे, तो H2 यहाँ से पता कर लिए, है कि नहीं? कहाँ गया H2, यहाँ से ले ली ये, हाँ, एक ही डायगोनल पे रखना है, बस इतना तुम ध्यान रखो, बस एक ही डायगोनल पे। इसीलिए एनी वन डायगोनल, कोई भी डायगोनल रहेगा उसको सम कर देना, फिर ऑपोजिट क्या कहते हैं उसका जो डिस्टेंस है, सम ऑफ द परपेंडिकुलर टू डायगोनल फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्ट। अब देखो फॉर्मूला रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर ये पूरी बात लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, ये पूरी बात ध्यान से। तो फॉर्मूला तो हमको नहीं लगता, लेकिन समझदारी भी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये चीज़ तुम समझ गए होगे। क्या एक बार रिवाइज करोगे ना घर पे तो तुमको सब आ जाएगा, अदरवाइज तुम PM की तरह कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, अब हम बताते हैं तुमको ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमको पता, अभी तो ट्रेपीजियम के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, फिर से बार बार रिपीट करना कोई बात नहीं है। तो अभी अभी हमने देखा कि ये A था, ये B था, और ये C था, और ये D था, और ये पैरेलल था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम में क्या है कि दो साइड्स तो पैरेलल हैं, बाकी कोई पैरेलल नहीं है ना, ये सब नॉन पैरेलल है। तो लिखो A इज पैरेलल टू B और C इज नॉट पैरेलल टू इज C एंड D, ऐसे लिख लो, C एंड D नॉन पैरेलल साइड है, इसको कहते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स। तो अब हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं तो हाफ इनटू एनी डायगोनल हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना झोल झमेला मत करो, इसका एरिया मैं बता देता हूँ, आराम से रटा जाएगा तुम्हारा। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या, और उसको मल्टीप्लाई कर देना। मैंने बोला क्या है, हमेशा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, तो डिस्टेंस बिटवीन दम, डिस्टेंस बिटवीन दम, दम मतलब पैरेलल साइड का, ये नहीं कि नॉन पैरेलल का निकाल देना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दम, दैट्स ऑल। और ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, हाइट ही होता है एक तरह से। समझ में आ रहा है? हाँ, तो लिखो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम whose sides are 5, whose parallel sides are 5 centimeter and 8 centimeter respectively, and distance between them is 12 centimeter. Find the area of a trapezium whose sides are, whose parallel sides are 5 centimeter and 8 centimeter respectively,
एंड द हाइट बिटवीन दम, या डिस्टेंस बिटवीन दम, डिस्टेंस बिटवीन दम मतलब पैरेलल साइड्स के, इज 12 सेंटीमीटर। तो बस बैठा दो उस पर। अगला जो क्वेश्चन देंगे वो हम देखते हैं कौन करता है। हाँ 12 हम दिए हैं ना, 12 दिए हैं डिस्टेंस, तो 8 और 5 को जोड़े होगे तो 13 आया होगा। 13 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया होगा 12 से और उसका आधा कर दिया होगा, है ना। 13 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया है, 126। हाँ हाँ काट दो वही है बात तो से। हाँ 156 को काटे होगे तो 78 आया होगा। ठीक है। हाँ अब लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम if area of trapezium is given as 240 centimeter square and अरे यार क्वेश्चन भी भूल जाता है, रुको क्वेश्चन बताना क्या बताया था अभी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ रुको आप क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज एरिया इज, एरिया कितना बताए थे, हुज एरिया इज, हाँ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड sides and sum of parallel sides is given as 90 centimeter। तो बस बैठा दो। फाइव 5.6 ठीक है, 5.6 आ रहा है, ठीक है 5.33 आ रहा है, तो जो भी आए हाँ लिख लो। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब लिखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स, find the product of parallel sides if d1 is equals to 3, d2 is equals to 4, d1 d2 समझ गया ना, डायगोनल्स है। if d1 is equals to 3, d2 is equals to 4, ठीक है, and length of non-parallel sides are 1 centimeter and 2 centimeter respectively। and 2 centimeter respectively। क्वेश्चन को मैं लगता है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स if d1 equals to 3, d2 is equals to 4 and the non-parallel sides are given as क्या 1 centimeter and 2 centimeter respectively। कैलकुलेट करके बताना। खोज तो पाओगे नहीं तुम, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैंने किया है। देखो
अभी अभी हम तुमको क्या सिखाए थे, ध्यान से, कि जो पैरेललोग्राम में इस डायगोनल का क्या रिलेशन था, d1 स्क्वायर इजिकल्स टू d2 स्क्वायर इजिकल्स टू क्या था, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो a और b क्या होता था, a और b क्या होता था, पैरेलल साइड होते थे ना, ये a होता था तो ये b होता था। दैट मीन्स तुम कुछ नहीं करते थे, उनके पैरेलल साइड्स को तुम क्या करते थे, स्क्वायर करके वो करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं दो स्क्वायर, तो यहाँ पर ट्रेपीजियम के केस में ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, बहुत इजी है, ठीक है। जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसको ऐड कर दो स्क्वायर करके, अब प्लस जो पैरेलल साइड है वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेपीजियम के लिए अलग है, बाकी सारा पैरेललोग्राम के लिए वो फोकस है। ट्रेपीजियम के लिए तो हमें अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग ही आवारा आदमी है, फैमिली मेंबर में आ ही नहीं रहा है। तो इसका तुम्हें प्रोडक्ट बोला है, दैट मीन्स ए बी निकालना है, दैट्स ऑल, बाकी सारा डेटा इसमें फिक्स कर दो। एंड इस तरह से हमारा ट्रेपीजियम खत्म हो जाएगा। बाकी इस ट्रेपीजियम को दोबारा हम आएंगे पढ़ने के लिए कब, ज्योमेट्री के टाइम। हमारा काम बस एरिया, पेरीमीटर ये सब निकालने में काम चल गया। हाँ 10 आ गया, सबको आया 10, लेट मी चेक। हाँ बाकी लोग क्या आंसर देने में पैसे लग रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो ट्रेपीजियम हमारा खत्म हो गया। एक बार हम ओवरऑल 5 मिनट में पूरा क्वाड्रिलेटरल को वापस से रिवाइज कर लेते हैं, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग सब फार्मूला यूज करना है। बहुत इजी है, ठीक है। जो लोग क्लास मिस करते हैं वो लोग ध्यान से सुने। हाँ, क्वाड्रिलेटरल को मैंने 2 भाग में बांटा था, एक पैरेललोग्राम में और एक ट्रेपीजियम में, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर मैंने 3 मेंबर को रखा था, एक था रेक्टेंगल, फिर हमने रखा स्क्वायर और फिर हमने रखा रोम्बस को, ठीक है। हमने बोला कि हाँ क्वाड्रिलेटरल का कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू कोई भी डायगोनल लीजिए, ठीक है, 1 डायगोनल, और उसको इंटू कर दीजिए सम ऑफ क्या है, सम ऑफ परपेंडिकुलर टू इट मतलब डायगोनल फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स, है ना, फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। ये तो था हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई। क्या क्या बताया कि आप बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा, है ना, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा। और एक तरीका बताया इसको एरिया निकालने के लिए, अगर आपको 2 साइड पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं, तो यानी कि साइड्स और डायगोनल पता चल जाए तो हम आराम से 2√s -a s-b और s-c कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है एरिया निकालने का, ठीक है। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल खत्म, पैरेललोग्राम खत्म, एरिया और कुछ नहीं निकालना होता है। उसके बाद हाँ, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल का रिलेशन हम बताए कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इजिकल्स टू 2, उसका जो हाँ सम है साइड्स बचा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये 3 बातें याद रखनी थी तुमको बस पैरेललोग्राम में, अपना शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाना। उसके बाद हम रेक्टेंगल को पढ़े। रेक्टेंगल में कुछ नहीं है, इसका एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, और इसका डायगोनल हमें निकालना था तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर तो पेरीमीटर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इतना हम लॉजिक समझ रहे हैं। और क्या, यही 2 चीज़ ऐसी रखनी थी और कुछ नहीं बस। उसके बाद स्क्वायर था, स्क्वायर में क्या क्या सिखाया मैं, सुनो मेरी बात। स्क्वायर में एरिया था a स्क्वायर, मतलब साइड ले लिए, ठीक है। पेरीमीटर तो तुमको पता ही है, उसका डायगोनल था √2a। ओके, फिर इसके बाद मैंने एक और चीज़ बताया था कि स्मॉल r मैंने बताया था a/2 और कैपिटल R मैंने बताया था, क्या बताया था, a/√2। a/√2 श्योर हो? मैं तुम लोग पे भरोसा कर लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि r और r का मैंने बताया था कि 1:√2 का वैल्यू होता है ना,
ये भी बताया होगा। हाँ हाँ, और अभी अभी हमने सारा रोम्बस बताया। देखो कितना अच्छे से सारा चीज़ हम लोग को याद हो रहा है। ये सब इतना डिफ़िकल्ट है कि मत पूछो, लेकिन हम लोग को सब ये रोम्बस, चूँकि रोम्बस इस सबके तरह ही है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो ये सारा फार्मूला, हाँ इसका एरिया निकालना हाफ इंटू डायगोनल पता हो तो d1 इंटू d2, और क्या था इसके साथ भी हम यही करते थे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इजिकल्स टू, बस इसमें याद रहता था कि 4a स्क्वायर हो जाता था। ये क्यों होता था हमने पता कर लिया, क्योंकि सारा साइड्स इक्वल हो जाता था। ओके, और क्या पढ़ा हमने रोम्बस में? और कुछ बताया? इतना ही बताया? पेरीमीटर तो चलो ठीक है, पेरीमीटर नहीं, मैं पेरीमीटर में तुम लोग के लेवल से नीचे समझता हूँ। ठीक है, यही बताया। हाँ बताया, तो अगर इसका साइड निकालना हो तो अच्छा यहीं से निकाल लोगे, है ना। साइड निकालना होगा तो आराम से a इक्वल्स टू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। हाँ बस ये सब चीज़ें हो गया। ये इस तरह से हमारा रोम्बस भी खत्म हो गया, ये सारा खत्म हो गया। द लास्ट बचता है ट्रेपीजियम में। जिनको डाउट है वो सारा लेक्चर जरूर देखें, नहीं तो फिर 3D व्रीडी उसके दिमाग से घूम जाएगा। ठीक है, पहले रिकॉर्ड नहीं होता था वीडियो तो दिक्कत था, अब हो रहा है तो नहीं दिक्कत है। अब तुम ही लोग जानो। अब लास्ट हम ट्रेपीजियम को रिवाइज कर लेते हैं। सारा हमारा ट्रेपीजियम क्या था, फैमिली मेंबर से अलग है थोड़ा, तो बस इसका याद रखना, एरिया निकालना था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दम, है ना। हाँ इसका जो डायगोनल का रिलेशन है वो थोड़ा अलग है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इजिकल्स टू नॉन पैरेलल साइड्स का जो पहले है उसका स्क्वायर करिए, और जो पैरेलल साइड है उसको ये याद रखना, ये नॉन पैरेलल साइड है, कंफ्यूज मत होना, नॉन पैरेलल है और ये पैरेलल साइड है। बोलो कोई दिक्कत? हाँ अब एक काम करना, बस घर जा करके ये से A4 साइज का लेना, एक तरफ ट्रायंगल लिखना और दूसरे तरफ क्वाड्रिलेटरल लिखना, और सारा कुछ कहानी रामायण यहाँ लिख देना छोटे छोटे अक्षरों में, अच्छे से एक ही पेज में हो जाना चाहिए A4 साइज का। ठीक है, फिर जब और उस साइड, हाँ एक ही साइड लिखना, फिर अगले दिन हम क्या करेंगे, पलट देना उसी पे, उस पर हम फिर तुमको बता देंगे क्या, सर्कल और पॉलीगन, जो बहुत ईजी है, सर्कल और पॉलीगन। बस तुम्हारा पूरा 2 पेज में निपट जाएगा अच्छे से, हो सकेगा तो एक ही पेज में हो जाएगा। यहीं पे भी लिख भी सकते हो, अगर जगह बचा सके तो यहीं पे सर्कल लिख लेना और यहाँ पर पॉलीगन लिख लेना। जो लोग ये कर लेंगे वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इस पेज को अपने पास रखना। ठीक है, और जो कि अगर तुमको बस यही याद रखना, 3D में कुछ नहीं रखना। 3D तो हमको लगता है कि इतना सा में हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। चलो मान लेते हैं कि आधा पेज 3D के लिए भी, इसी के पीछे 3D लिख देना, हो गया काम खत्म, मेंसुरेशन खत्म। उसके बाद ज्योमेट्री का भी है, उसको भी बता ही दिए कैसे कैसे करना। किसमें? हाँ वही बता रहे, 3D में ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस पे थोड़ा सा फोकस करना। ये हम भूल जाते हैं हम लोग, है ना, ये सब रिलेशन थोड़ा कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, तो ये ही इसलिए, लेकिन ये भी नहीं भूलोगे अगर 2-3 बार पढ़ लोगे तो। ठीक है, समझे। तो हम चाहेंगे ये वाला काम तुम लोग आज करके, जो लोग कंप्लीट किए वो मुझे फ़ोटो ज़रूर खींच के भेजे। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा तुम लोग किए कि नहीं किए, और मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में लगा दूंगा। ठीक है, जो सबसे अरे तो हमको भी तो याद रखना होता है कभी का, तो हाँ सामने रखेंगे और पढ़ाएंगे। हाँ चाहे अब ये नहीं कि एक पेज में पता चला आधा फूल पत्ती ही है और पता थोड़ा सा ही लिखे हो, तो ध्यान रखना थोड़ा कि खुद समझ में आ जाए। शॉर्ट नोट्स होता है ना, बनाना चाहिए, वो सब फायदा करता है ये सब चैप्टर का। अब हम ट्रायंगल को अच्छे से देखो, मेन मेजर पार्ट यही था, इक्विलैटरल और ये स्क्वायर, ये सर्कल वर्कल तो कुछ है ही नहीं। तो अभी हम सर्कल शुरू करेंगे, 10 मिनट में ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, क्यों अभी टाइम हो गया, अभी तो 1:30 बजे है, ज़्यादा हो जाएगा हैं? तो लोग तुरंत बंद कर देते हो क्या? ठीक है। हाँ सुनो, मैं ये कह रहा था